Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. Today we are here to discuss the analysis of maths portion for February and March attempt of JEE mains papers. That means कि जो आपके पास 12 पेपर्स हुए थे, ठीक है, 6 डेज में आपके ओवरऑल हर दिन दो पेपर्स करके ओवरऑल 12 पेपर्स आपके हुए थे, उनका हम एक ब्रीफ एनालिसिस यहाँ पे ले रहे हैं। इसके अंदर आपको टॉपिक्स, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, सब टॉपिक्स कौन कौन से थे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले पेपर्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसा ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। हो सकता है कि ये आपके आगे के जो पेपर्स आने वाले हैं, अप्रैल अटेम्प्ट वगैरह, इन सब में आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। तो हमारे पास एक ब्रॉड डेटाबेस है, ओवरऑल 12 पेपर्स का हमने एनालिसिस किया है और उसके बेसिस पे हम आपको ये एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो सब टॉपिक्स हैं हमारे अलग अलग करके, जैसे आपका मान लीजिए अलजेब्रा के अंदर आपके पास टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हैं, उनमें हर एक चैप्टर का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कितने कितने सवाल हर चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करना शुरू करेंगे कैलकुलस के पोर्शन से, और डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं फंक्शंस, है ना। तो फंक्शन से आपका देखें तो ओवरऑल 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट मींस कि 12 पेपर्स में 12 क्वेश्चंस, दैट मींस कि 1 क्वेश्चन ऑन एवरेज। किसी पेपर में ऐसा भी था कि 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहीं ऐसा भी था कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझ लीजिए कि 12 पेपर्स में ओवरऑल आपको 12 क्वेश्चंस फंक्शंस से दिख रहे थे। फंक्शंस के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर उसके साथ कह लीजिए हम पढ़ते हैं वो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो फंक्शंस एंड आईटीएफ दोनों ऑलमोस्ट एक साथ ही आप पढ़ते हो, तो दोनों मिलाकर के आपके पास ओवरऑल कितने क्वेश्चंस हो गए? 23, 12 फ्रॉम फंक्शंस, 11 फ्रॉम आईटीएफ। तो आपके पास 23 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से पूछे गए थे। इसके बाद आप देखें लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी के चैप्टर से आपके पास 21 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि इससे भी 1 to 2 क्वेश्चन, अराउंड 2 क्वेश्चंस हर चैप्टर से, मतलब इस चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि 21 क्वेश्चंस आपके ओवरऑल 12 पेपर्स के अंदर इंक्लूड हुए हैं। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, और एज यूजुअल उससे कुछ खास चीजें पूछी नहीं जाती हैं, ऑब्वियसली आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पे बेस्ड, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा मैं, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपको जो मिसलेनियस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का यूज करिए, कुछ सीरीज बनाइए, सम कीजिए, इन सब का जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से आपके पास मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट था वो। नेक्स्ट आपके पास आता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद अगला चैप्टर कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से आपके पास 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑब्वियसली एक लार्ज टॉपिक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का कल्मिनेशन कहा जाता है ऐसे कि यहां पे जाकर के आप डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी तरह से समझ चुके हो और बस आप उसको अब एनालाइज करना चाहते हो, ठीक है, उसको यूज करना चाहते हो। मैक्सिमा मिनिमा हो गया, टेंजेंट नॉर्मल्स हो गया, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन की भाई एक सर्कल है, सर्कल के अंदर सबसे बड़े एरिया वाला कौन सा ट्रायंगल बन सकता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज, मोनोटोनिसिटी, इससे रिलेटेड जो पोर्शन आपका होता है वहां से आपके पास टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस हुआ। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, फंक्शंस 12 क्वेश्चन, आईटीएफ 11 क्वेश्चंस, ठीक है, दोनों मिलाकर के 23 हो गए। नेक्स्ट लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी से 21 क्वेश्चंस आपके पास आए थे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से एक सवाल था बस, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपका 25 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं ओवरऑल 12 पेपर्स के अंदर। तो ये आपके पास रहा डिफरेंशियल कैलकुलस का एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं अपने इंटीग्रल कैलकुलस पे। इंटीग्रल कैलकुलेशन में अपन कहां से स्टार्ट करें? तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से, जिस ऑर्डर में अपन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आपको ऑब्वियसली 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि किसी पेपर में एक सवाल था, किसी पेपर में वो नहीं था, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो जो टाइप इंटीग्रेशंस होते हैं कि भाई हमारे पास कुछ पर्टिकुलर मेथड ही होता है या कुछ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन ही होता है कि हाँ इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन अगर हम करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इन दोनों से रिलेटेड आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो 6 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर।
नेक्स्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद नेक्स्ट आता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, और डेफिनिट इंटीग्रेशन से आपके अगेन 21 क्वेश्चंस हैं, तो अगेन 2 क्वेश्चंस ऑन एवरेज। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे, आप सब टॉपिक्स वाइज भी इसका एनालिसिस करेंगे अभी, तो सब टॉपिक्स वाइज आप देखेंगे कि बहुत सारे सवाल ऐसे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टीज बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चंस टफ थे, रिडक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड जो होते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो आपके फंक्शनल इक्वेशन होते हैं उस पे भी बेस्ड थे, न्यूटन लेबनीज थ्योरम पे भी बेस्ड था, तो उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए हमने बताया कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से 6 क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपके 21 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्या आता है, एरिया अंडर कर्व, और एरिया अंडर कर्व से आपके पास 9 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड थे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व को मिक्स करके दिए गए थे, तो उसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही काउंट किया है। ठीक है, मतलब ऐसा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक सॉल्व कीजिए, वहां से आपको जो फंक्शन मिलता है उसका एरिया अंडर कर्व में यूज करना था, तो उसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही उसको कैलकुलेट किया है। तो ये जो 9 क्वेश्चंस हैं आपके, ये प्योरली एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड थे, मतलब ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एरिया अंडर कर्व का। ठीक है, अब देखा जाए तो क्वेश्चंस वाइज बहुत ज्यादा टफ नहीं थे एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड सवाल। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो बाकी सब बहुत ही इजी से एरिया अंडर कर्व से आपसे सवाल पूछे भी गए थे। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 1.5 ऑन एवरेज। ठीक है, 18 क्वेश्चंस आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से थे। ठीक है, इसके कितने क्वेश्चंस किस किस टाइप के थे उसका हम एनालिसिस आगे रखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम बाद में एनालिसिस करनी शुरू करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके ओवरऑल 18 क्वेश्चंस हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या आया, इंटीग्रल कैलकुलस में आपसे पहले आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिससे कि आपके 6 सवाल पूछे गए थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपके पास 21 क्वेश्चंस थे, एरिया अंडर कर्व से आपके पास 9 क्वेश्चंस थे, और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड आपके पास 18 क्वेश्चंस प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस का एनालिसिस हुआ। नेक्स्ट आते हैं अपने सेक्शन पे ट्रिग्नोमेट्री के। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर देखें तो आपका जो रेशियोज एंड इक्वेशन, ठीक है, वाला पार्ट होता है, तो वहां से मेनली इक्वेशन पे आपको फोकस किया गया था। हमेशा की तरह इक्वेशन ही आपसे ज्यादातर पूछा भी जाता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आपके पास कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके पास 10 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन आपका रेशियोज एंड आइडेंटिटीज जो होती हैं आपकी बेसिक्स, उनसे रिलेटेड था। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सिर्फ एक ही सवाल आपको पूछा गया था। 10 सवाल आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, तो 11 क्वेश्चंस इन दोनों को मिला करके हमने कह लिया, और इसके साथ में अगर देखें तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से ज्योमेट्री बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ फॉर्मूले बेस्ड थे, तो ओवरऑल आपके पास 3 क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से भी पूछे गए थे। और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अलावा हाइट एंड डिस्टेंस आता है, और हाइट एंड डिस्टेंस से भी आपके 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस कहीं कहीं पे किसी किसी पेपर में अपीयर हुआ है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी कहीं कहीं पे अपीयर हुआ है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि लगभग हर पेपर में आपसे सवाल उसके पूछे जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। नेक्स्ट आते हैं आपके पास जो वेक्टर एंड 3D का पार्ट था। वेक्टर से आपके 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और 3D में अगर देखा जाए तो 3D में नंबर और भी ज्यादा है। 3D में आपके पास 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वेक्टर्स प्लस 3D मिला करके देखें तो आपके पास 43 क्वेश्चंस, मतलब कितना हो गया, 3.5 क्वेश्चंस ऑन एवरेज, 43 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 पेपर्स। तो आपके पास लगभग 3.5 से भी थोड़ा ज्यादा ही है, कह लीजिए आपके पास इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वेक्टर और 3D से ही। ठीक है, तो इवन अगर कोई वेक्टर और 3D ही पढ़ ले केवल, तो भी उसके लिए एक मतलब सॉलिड ग्राउंड तैयार हो जाएगा, एक ठीक ठाक स्कोर, मतलब बेसिक्स बिल्कुल कट ऑफ पार करने जैसा। सिर्फ अगर क्वालिफाई करना है तो उसके लिए उतना सफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, वेक्टर एंड 3D से आपके मान लीजिए कि अगर आपके 3-4 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास 16 मार्क्स तो वहीं से लगभग हो गए, और उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आपने कर लिया तो आप एक क्वालिफाइंग के लिए थोड़ी स्ट्रगल जो है वो कम कर सकते हो अपनी। तो वेक्टर से आपके पास 14 क्वेश्चन और 29 क्वेश्चंस आपके 3D ज्योमेट्री से पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन सबसे वेक्टर्स में, और
प्लेन्स पे बहुत फोकस किया गया है 3D के अंदर कि प्लेन्स का किस तरीके से बिहेवियर रहता है किसी पॉइंट का इमेज प्लेन में, या फिर कह दिया गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एनीवे, सब टॉपिक्स पे हम बाद में आएंगे। अभी फिर से हमने कहा कि 14 क्वेश्चंस आपके पास वेक्टर्स और 29 क्वेश्चंस आपके 3D ज्योमेट्री से पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पोर्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो स्ट्रेट लाइन से आपके पास 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने? 14 क्वेश्चंस आपके पास स्ट्रेट लाइन से पूछे गए हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के 14 क्वेश्चंस के बाद मतलब ऑन एन एवरेज 1। नेक्स्ट अपन सोचते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल में भी आपके 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब फिर से ऑन एन एवरेज 1। ठीक है, सर्कल से भी आपके पास एक एक सवाल पूछा गया है हर पेपर में लगभग, मान लीजिए। और नेक्स्ट आते हैं कोनिक सेक्शंस में। अब इसका भी हमने पार्ट वाइज ही कैटेगराइज किया है। मतलब पैराबोला से देखें तो पैराबोला से रिलेटेड आपके 7 क्वेश्चंस थे। ठीक है, पैराबोला से आपके पास 7 क्वेश्चंस थे। पैराबोला के बाद नेक्स्ट आपके पास इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स चैप्टर से आपके पास 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और हाइपरबोला से 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस पैराबोला से, 2 क्वेश्चंस इलिप्स से और 3 क्वेश्चंस हाइपरबोला। कितना हो गया सम? 12। तो कोनिक सेक्शन से भी कहें तो 1 क्वेश्चन हर पेपर में लगभग ऑन एवरेज अपीयर हुआ है। ठीक है, तो 7 पैराबोला, 2 इलिप्स एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम हाइपरबोला। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और सर्कल से भी एक एक सवाल लगभग हर पेपर में अपीयर हुआ है। स्ट्रेट लाइन का काउंट आपके पास था 14 और सर्कल का आपके पास काउंट था 13 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो रही आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एनालिसिस। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा आपके पास नेक्स्ट आता है, अब अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा में देखें आपके पास तो फंडामेंटल्स, मतलब जो बेसिक्स रहते हैं बिल्कुल, फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूला बेस हो गया, या फिर जो आप देखते हो कि रिमाइंडर थ्योरम, ये सब जहां पे हम पढ़ते हैं बिल्कुल फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, वहां पे आपके 6 क्वेश्चंस वहां से अपीयर हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक जो 11th स्टार्टिंग में आके पढ़ते हैं हम, तो वहां आपके पास 6 क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं फंडामेंटल्स में से। और फंडामेंटल्स के बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास थ्योरी ऑफ इक्वेशन कह लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लीजिए, इसे 4 क्वेश्चंस ओवरऑल अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा वेटेज कम दिया गया है इसको। नेक्स्ट आपका आता है सीक्वेंस सीरीज, और सीक्वेंस सीरीज से आपके पास 18 क्वेश्चंस हैं। तो अगेन हमेशा की तरह थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, 1.5 क्वेश्चन ऑन एवरेज आपके सीक्वेंस सीरीज से पूछे गए थे। सीक्वेंस सीरीज के बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम में आपके पास 17 क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम से आए हैं। बहुत आसान हालांकि आए थे और बहुत आसानी से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से कर सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम से आपके पास इजी सवाल थे, स्कोरिंग था बाइनोमियल थ्योरम का जो पोर्शन था। बाइनोमियल थ्योरम के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बाद। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी हमेशा की तरह ऑन एवरेज 1 क्वेश्चन, सो टोटल काउंट इज 12 एग्जैक्टली। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी आपके टोटल 12 क्वेश्चंस आपके अपीयर हुए हैं पेपर्स में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी से 16 क्वेश्चंस आपके अपीयर हुए हैं 12 पेपर्स में मिला करके। और प्रोबेबिलिटी के अगर सवालों की बात करें तो 16 में से कुछ जहां इजी थे तो कुछ टफ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो प्रोबेबिलिटी का गेम हाफ हाफ था। अगर आप अच्छा मतलब ये 16 क्वेश्चंस अगर एक साथ अपीयर होते हैं तो आउट ऑफ देम यू कैन इजीली सॉल्व 10 आउट ऑफ देम, बट 6 ऑफ देम वे आर रियली ट्रिकी। तो थोड़ा हो सकता है किसी में कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत कहीं कहीं पड़ सकती है। कई जगहों पे सवाल देख करके ही लोगों को डर लग सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके का आया हुआ था आपके पास। अब नेक्स्ट आते हैं अपन मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बहुत सारे सवाल पूछे गए, 29 क्वेश्चंस, मतलब 2.5 ऑन एवरेज 29 क्वेश्चंस आपके मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट से पूछे गए हैं। और उनमें से भी अगर आपको कहें तो वो भी क्वेश्चंस बहुत सारे मॉडरेट लेवल के ही थे, कुछ क्वेश्चंस ही टफ थे। 29 में से मैं कहूँगा 4 to 5 क्वेश्चंस, बट बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत इजी से पूछे गए थे मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट से। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, प्री मल्टीप्लिकेशन, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। हाँ, कुछ ऐसे भी सवाल जरूर थे जैसा IIT के पेपर्स में जो JEE एडवांस के पेपर्स होते हैं वहाँ आपको पहले ज़्यादा देखने को मिलता था कि आपने जो
मैट्राइसिस में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करिए, 3 1 और 2 जीरोज, या फिर कुछ इस तरीके का आपको यूज करना है, कुछ -1 यूज करने हैं, ठीक है, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ता था कि कितने ऐसे मैट्रिक्स बन पाएंगे जो कि सिंगुलर हों, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें कहीं कहीं पे थी। ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन चूंकि जेईई एडवांस में पहले पूछे जा चुके हैं तो इसलिए अब जेईई मेंस में वो अपीयर होते हैं कुछ उस तरीके के कॉन्सेप्ट्स के सवाल, ठीक है। तो ये मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का जो मिक्स्ड अप था क्वेश्चन, उसको भी मैंने मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट में ही काउंट किया है। तो 29 क्वेश्चंस थे ऐसे मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट, और उसमें अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत लगाने की जरूरत पड़े तो उन दोनों को मिला करके, ठीक है। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के अलावा नेक्स्ट अपना आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके पास 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब ऑन एवरेज 1 क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 14 6 to 7 वेयर लाइक z की जगह x प्लस आयोटा y रख दो, या फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, इनसे रिलेटेड आपके पास कई बार क्वेश्चंस थे, और उनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे सवाल हो जाने चाहिए। नॉर्मली तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कई बार लोगों को डर लगता है, बट ऐसे सवाल थे नहीं इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट से। लेकिन अगर देखा जाए कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लाइन की इक्वेशन कोऑर्डिनेट के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी, सर्कल की कैसे लिखी जाएगी, उससे भी रिलेटेड सवाल थे। लेकिन आपको पता है कि उसमें से मैक्सिमम सवाल आपके z की जगह x प्लस आयोटा y रख करके भी सॉल्व हो जाते हैं। तो मतलब ऐसे ही सवाल थे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से भी बहुत सारे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये आपका अलजेब्रा का पोर्शंस रहा। अब अलजेब्रा के बाद फिर जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जेईई मेंस स्पेसिफिक, लाइक सेट्स एंड रिलेशंस। तो सेट्स एंड रिलेशंस में हम कहें तो यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट होता है उससे भी पूछा गया है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग से आपके 10 क्वेश्चंस आए हैं, और मतलब देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ टॉटोलॉजी से रिलेटेड थे। कभी एक्सप्रेशन कैसा, P और Q इन एक्सप्रेशंस में क्या रिलेशन है, कि ये किस तरीके के होंगे, ट्रू फॉल्स में क्या होंगे, कि दिस आउटकम इज ऑलवेज अ टॉटोलॉजी, या फिर इस तरीके के सवाल आए थे। टॉटोलॉजी टर्म बहुत सारा यूज हुआ था जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उसमें। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में आपके 10 क्वेश्चन हैं, सो ऑन एन एवरेज 1। और स्टैटिस्टिक्स से कहूं तो अच्छे सवाल भी पूछे गए थे और कुछ सवाल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थे। तो स्टैटिस्टिक्स से आपके टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर से। तो मिसलेनियस टॉपिक्स में 4 क्वेश्चंस आपके आए थे सेट्स रिलेशन से, 6 क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक्स से, और मैथमेटिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस, और उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट से आपके पास 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रॉड एनालिसिस हो गई, जो हमने एक एक करके अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स का नाम ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री के नाम ले लिए, डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे चैप्टर्स के बारे में बता दिया, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बता दिया, और साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी सारे चैप्टर्स से कितना कितना वेटेज दिया गया था उसको हमने एक बार को बता दिया है। और मिसलेनियस टॉपिक्स तो मैंने लास्ट में आपको इंक्लूड करा ही दिए हैं, ठीक है। तो ये तो रहा एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव। अब अपन डिस्कस करते हैं एक बार सब टॉपिक्स कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जिस सीक्वेंस में अभी हमने एनालिसिस किया इस चीज का कि चैप्टर वाइज क्या था, उसी हिसाब से अब हम सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग भी जाते हैं। तो अगर आप देखें सबसे पहले फंक्शंस चैप्टर में, तो फंक्शंस चैप्टर से जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, फंक्शन चैप्टर में आपसे पास जो सब टॉपिक्स थे जहां से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन कि आपको 2 फंक्शंस दिए गए हैं, कंपोजिट फंक्शन फॉर्म करना है और उस पे 1 1 on 2 के बारे में आपको कमेंट करना है कि वो 1 1 on 2 किस तरीके का फंक्शन है, ठीक है। फिर आपके पास फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन जब आप x को 1/x से रिप्लेस कर दिया, एक और इक्वेशन बन गई, और उसके बाद दोनों को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, या x को 4 - x से रिप्लेस कर दिया, एक इक्वेशन बन गई, और उसके बाद आपने दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके fx निकाल लिया। तो कुछ इस तरीके के सवाल आपके फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड पूछा गया था, एक क्वेश्चन, ठीक है। वैसे एक से ज्यादा होगा बट मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट मतलब देखा जाए तो कंपोजिट फंक्शन 1 1 on 2 से रिलेटेड था। फिर फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछा गया। फिर से एक क्वेश्चन जिसमें आपको 1 1 on 2 ये फाइंड आउट करना था कि नेचर क्या है आपका फंक्शन का, 1 1 है on 2 है। फिर
क्वेश्चन है आपके पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, ए टू बी आपके पास कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने बन पाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसको चाहें तो फंक्शंस में बोल दें, कोई हो सकता है इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बोले, बट मैंने इसको फंक्शंस में ही काउंट किया है। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन से आपका फिर से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर ऑफ फंक्शंस अगेन फाइंड आउट करने थे कि कितने मतलब एक सेट से दूसरे सेट में कितने फंक्शंस हम ओवरऑल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ कंडीशन दी गई थी कि बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, वन वन होना चाहिए, कुछ इस तरीके की कंडीशंस दी गई हैं। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस फॉलो करते हुए हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन पाएंगे जो इन सारी गिवन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हों। फिर आपके पास क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, कंपोजिट फंक्शन की डोमेन पूछी गई है, f(x) से gx है, f ऑफ gx की आपको डोमेन के बारे में कमेंट करना है। फिर फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है आपको। डोमेन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, और फंक्शनल इक्वेशन से फिर से आपका एक सवाल पूछा गया है और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन अगेन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आपको फाइंड आउट करना था, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन केवल फाइंड आउट करना था। फंक्शन से मतलब उसके डोमेन वगैरह पे भी कमेंट करना था। कंपोजिट फंक्शन से आपके सवाल पूछ दिए गए हैं। काउंटिंग ऑफ फंक्शंस मतलब नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस या नंबर ऑफ फंक्शंस विच सैटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन, इस तरीके के सवाल आपके पास पूछे गए थे। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन से आपसे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। वन वन ऑन टू, इस सब के बारे में पूछा गया है कि कोई फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, किस तरीके का है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट इन फंक्शंस वाले चैप्टर के बाद ये आपके पास फंक्शंस कंप्लीट हुआ चैप्टर, और इसके जो सब टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए एक एक करके, आपको ऑब्वियसली यहाँ पे दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट आप देखिए तो फंक्शंस के बाद आपके पास आता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, और इससे तो आपके बहुत सारे सवाल थे। अब इसमें आपके पास जो सवाल मुझे जिस सीक्वेंस में दिख पा रहे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, आपको दिख भी रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स से रिलेटेड डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे हो सकती है, इसके बारे में हमें एनालाइज करना था। लिमिट्स की कैलकुलेशन करनी थी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से, कहीं पे सिंपल आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आपको सिंपल कैलकुलेशन के लिए कई बार पूछी गई हैं। इसके अलावा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कौन कौन से पॉइंट पे हो सकती है गिवन फंक्शन के लिए, उसके बारे में एनालिसिस करना था। फिर आपको फाइंडिंग कोफिशिएंट्स वाला पार्ट, मतलब ये पर्टिकुलर लिमिट अगर कुछ इस तरीके का दे दिया जाए कि ae⁻x प्लस be⁻x डिवाइडेड बाई समथिंग exists, ठीक है, दिस लिमिट exists, then find a and b, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे जिसको मैंने इसमें कैटेगराइज किया है कि फाइंडिंग कोफिशिएंट्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फिर से आपको एनालाइज करना था कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। एक डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन, तो अगर आप मैं एक बार को उसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता होगा, fx माइनस fy, ठीक है, इस तरीके का, लेस देन और इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो fx की डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पे आपको कमेंट करना था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपने सवाल देखे ही होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अपने मॉड्यूल्स वगैरह में भी इससे सवाल प्रेजेंट हैं, तो इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया जिसको मैंने बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में नाम दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका अगर ध्यान हो तो ये डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फिर से लिमिट्स की कैलकुलेशन करनी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की कैलकुलेशन थी वो। LH रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका, LH रूल पे सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते थे लिमिट्स की। कंटिन्यूटी से आपके पास सवाल किस तरीके के पूछे गए, आपसे कह दिया गया पीस वाइज कोई फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरीके का कि fx का फंक्शन आपके पास कुछ कह दिया गया कि कुछ अलग अलग 3 डेफिनेशंस दे दी गई, इसमें कुछ कह दिया गया कहीं a है, इसमें कहीं पे b है, फाइंड a एंड b सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए थे जिसमें आप एनालाइज कर सकें और उन पैरामीटर्स के बारे में बता सके कि a की वैल्यू क्या होगी व्हेन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या दिख रहा है आपको, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अगेन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाली चीजें एनालाइज करनी थी। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इज सेम, वही फाइंडिंग कोफिशिएंट्स वाला पार्ट। ठीक है, कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है तो इस a और b की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट फिर से आपको एक सिंपल लिमिट का कैलकुलेशन करना था, और फिर आप देखें तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन था, एफ एक्स जी एक्स गिवन थे, और एफ ऑफ जी एक्स की कंटिन्यूटी को हमें डिस्कस करना था। मतलब जो ये एडवांस में कई बार सवाल पूछे जाते हैं ना कि इस इंटरवल में चेक करो कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो उनसे उसी तरीके के ये सवाल आपको पूछे गए थे, ठीक है। लिमिट की कैलकुलेशन करने पे आपके और भी क्वेश्चंस हैं। सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वही टिपिकल सैंडविच थ्योरम में आप अगर देखो तो इस तरीके के सवाल जो पूछे जाते हैं, 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस ऐसा करके, है ना, n स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई n क्यूब, इस तरीके के सवाल आपके पास जो पूछे जाते हैं, ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये आपका पूछा गया था, जिसको मैंने सैंडविच थ्योरम के अंदर कैटेगराइज किया है। बिना सैंडविच के भी ये क्वेश्चन हो सकता है, बट फिर भी मैंने इसको सैंडविच थ्योरम में भी इंक्लूड कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट थी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, लिमिट का ही कैलकुलेशन फिर से आपको करना है। डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी थी, ठीक है, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी थी। कंटिन्यूटी, फिर से वही ए और बी वाले टाइप के इस तरीके के सवाल आपको कंटिन्यूटी से भी रिलेटेड पूछे गए थे। और फंक्शनल इक्वेशंस, फंक्शनल इक्वेशन जो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा करके हमें यूज सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन की एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, फिर एफ डैश जीरो इज इक्वल टू समथिंग, देन फाइंड एफ एक्स। तो इस तरीके के सवाल आपसे वहां पे पूछे गए थे, ठीक है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के जब अंदर मैं फंक्शनल इक्वेशन की बात करता हूं, तो दैट मींस कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हुए जो फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पार्ट हमारा एक रह गया बीच में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो फंक्शंस के जस्ट बाद पढ़ते हैं हम, ठीक है, कई लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री में काउंट करते हैं, मैंने इसको फंक्शंस के बाद ही रखा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस जो पूछे गए थे कहां से रिलेटेड थे, इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड थे, ठीक है। इंटर कन्वर्जन मतलब क्या हुआ कि सपोज दिया हुआ है आपको कि tan, है ना, साइन, सपोज 2 साइन इनवर्स 5/9, ठीक है। तो इस तरीके की कैलकुलेशन से रिलेटेड आपके पास सवाल थे कि भाई इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि साइन इनवर्स था, अब यहाँ पे साइन रहता तो कुछ और कर लेते, मतलब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आप लिखिए। दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक tan का है एक साइन का है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए थे इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड, समेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अगर देखा जाए तो वही जो आप मैक्सिमम टाइम देखते हो, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपका मैक्सिमम यूज करते हैं हम, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते थे, tan इनवर्स, सपोज आपने कह दिया कि a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी के फॉर्म में उसको लिख लीजिए, देन यू कैन ब्रेक इट एज tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, एंड एक बार ये एक्सप्रेशन आपका डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया तो फिर हम उसको एड ऑन करते जाते हैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम से रिलेटेड था, इनफाइनाइट सीरीज का समेशन करने से रिलेटेड, है ना। तो tan इनवर्स पे ही बेस्ड आपके क्वेश्चंस थे, जो भी समेशन वाले क्वेश्चंस थे आपके, मतलब इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो, ठीक है, और उसके बाद ये डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, टर्म बाय टर्म लिख करके आपको एडिशन करना था। ऐसे सवाल आपके पूछे गए थे इनवर्स के समेशन में, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन बता दिया मैंने, समेशन से सवाल आपके पूछे गए थे। हाँ, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के भी थे, t इनवर्स x प्लस t इनवर्स y वाले, ठीक है। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ठीक है, उसको यूज करने से भी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए थे। ध्यान हो तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड आपके पास सवाल पूछे गए थे, t इनवर्स x प्लस t इनवर्स y वाली प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर देखें हम तो इक्वेशंस भी हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। सपोज आपको दिया गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू समथिंग, तो दोनों साइड आपने tan ले लिया, देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपके पास पूछे गए थे, जिसको मैंने इक्वेशंस के अंदर कैटेगराइज किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो
इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके पास सवाल ठीक ठाक है, ठीक है, आपको दिख भी रहा है। समेशन से रिलेटेड आपको सवाल पूछे गए हैं और इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चंस आए हैं। इक्वेशन से भी आपको 2-3 सवाल मिल गए हैं। तो ये आपके पास ओवरऑल एनालिसिस रहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने बता दिया। इसके बाद हमने लिमिट कंटिन्यूटी का भी बता चुके हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी क्या था, आपका डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पे बेस्ड, मतलब कि इस तरीके का कि fx+1 इज इक्वल टू कुछ इस तरीके का fx+1 इज इक्वल टू x इंटू fx, ठीक है। फिर आपको fx के बारे में एक सीक्वेंस टाइप का क्रिएट करना था, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में आप इस तरीके के सवाल करते हो जब उसके आप एप्लीकेशन पार्ट पे जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो सबसे बड़ा पार्ट था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप देखें तो आपके पास कौन कौन से सब टॉपिक्स आपके पूछे गए हैं। मोनोटोनिसिटी, ठीक है, मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। मोनोटोनिसिटी मतलब इंटरवल ऑफ इंक्रीज निकालिए, इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालिए, इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपके पास मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेंजेंट की इक्वेशन पूछी गई है इवन, ठीक है, कई जगहों पे टेंजेंट ऑन द कर्व, ठीक है, पॉइंट जो है आपका कर्व पे ही दिया गया है और उस पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। और कई जगहों पे आपको ऐसा भी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट लिखने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मोनोटोनिसिटी मतलब इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज, है ना। मैक्सिमा मिनिमा के फंक्शन का मैक्सिमा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मिनिमा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा आपके पास उस तरीके के भी सवाल जो जेईई एडवांस के अंदर कई बार पूछे गए हैं कि px एक पॉलिनोमियल है 4th डिग्री का, ठीक है, सच दैट कि उसका डबल डिफरेंशिएशन p'1 इज 0, p'-1 इज 0, है ना। तो फाइंड पॉलिनोमियल, तो इस तरीके के भी सवाल आपके पास पूछे गए हैं। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर ही उनको मैंने कैटेगराइज किया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है किसकी बात कर रहा हूं मैं। कुछ इस तरीके का कह दिया गया कि px आपका 4 डिग्री का टर्म है, तो px को आपने कहा कि मान लीजिए कि p'1 जो है आपका 0 के बराबर था, p'-1 के बराबर, -1 0 के बराबर था। तो हमें कुछ इस तरीके का फाइंड आउट करना है कि px क्या होगा। ऑब्वियसली कुछ और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद हमें इस रिजल्ट तक पहुंचना है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर से देखें तो आपके पास क्वेश्चंस और भी हैं आपके पास, जैसे रोज थ्योरम से रिलेटेड आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे बोर्ड में पूछे जाते हैं कि क्या रोज थ्योरम इस पे एप्लीकेबल है कि नहीं है, कब होगा, ठीक है। तो रोज थ्योरम इससे रिलेटेड सवाल था। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के अलावा डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, अब इसमें ज्यादातर ऐसे सवाल पूछे गए थे कि सपोज एक कर्व है और एक लाइन है, तो कर्व का वो पॉइंट बताओ जो लाइन के सबसे क्लोज हो, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व, तो उसकी बात की गई थी यहाँ पे, उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉलिनोमियल के ग्राफ में भी हमें ऑब्वियसली बनाने के लिए इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज को भी थोड़ा सा एनालाइज करना होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, कौन से पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसके बारे में पूछा गया है। बहुत सिंपल सा फंक्शन डिफरेंशिएट किया, 0 के बराबर किया, देख लिया कि क्या मतलब उस 0 कहाँ पे हो रहा है, वही क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स में और भी चीजें होती हैं वैसे, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स, ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। तो क्रिटिकल पॉइंट्स का भी आपको काउंट करना था। क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी रिलेटेड आपके पास सवाल पूछा गया था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से रिलेटेड आपके पास ऑब्वियसली सवाल थे, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास कहा गया था कि हाँ, एक सर्कल है तो सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए हमें किस तरीके का ट्रायंगल रखना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके पास सवाल पूछे गए थे, आपको दिख भी रहे होंगे पूरे शीट, ठीक है, कि कौन कौन से सब टॉपिक्स थे जहां से आपको सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस की एनालिसिस रही। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पे। तो इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से जो आपके पास सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हाँ, तो यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपने किया किसी
ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को आपने टी माना और उसके अकॉर्डिंग आपने dt वगैरह को यूज किया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपका यूज किया गया है। इसके अलावा आपके पास यूज किया गया है जो वो टाइप वाले इंटीग्रेशन होते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया कि सपोज कुछ हाँ बल्कि इसी को लिख लेते हैं ax प्लस बी डिवाइडेड बाई समथिंग, है ना, 4 डिग्री का दे दिया गया कुछ। तो कई बार आपको पता होता है कि इसकी जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए सो दैट कि ये सिंप्लीफाई हो सकेगा। x की जगह 1/t कहीं पे रख दिया x की, और मतलब इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, या फिर डिनोमिनेटर को t के बराबर रख लिया, है ना, किसी एक लीनियर एक्सप्रेशन को t मान लिया, या फिर डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको ऊपर वाली चीज को भी आपने ब्रेक करके लिख लिया। तो इससे रिलेटेड आपके पास जो सवाल होते हैं मेनली वो भी सब्स्टिट्यूशन ही है, बट वो आपको थोड़ा सा रटना पड़ता है कुछ सवालों में कि हाँ मैं यही सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तब जा करके सॉल्व होगा। ठीक है, तो उसको मैंने टाइप के अंदर डाला है, टाइप इंटीग्रेशन के अंदर, और बाकी आपके सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ही सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर। डेफिनिट इंटीग्रेशन पे आते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपके पास हाँ जी, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पे न्यूटन लेबनीज के बेसिस पे आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है ना। इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज बेस्ड है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनसे रिलेटेड आपके पास इंटीग्रेशंस आए थे। कई बार उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली चीजें थी कि फंक्शन आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है और पार्ट वाइज आपको अलग अलग इंटरवल्स में उसको तोड़ करके और फिर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सपोज जैसे मान लीजिए e रेज़ टू पावर ये दे दिया मैंने, ठीक है, तो 0 से 5 में, तो अब इसको अलग अलग पार्ट वाइज इसको आपको ब्रेक करके तब इंटीग्रेट करना है। मतलब इस तरीके के कंसेप्ट से रिलेटेड आपके पास सवाल पूछे गए थे। ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करो और फिर इंटीग्रेट करो। दैट इज ऑल्सो वी कैन डू यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन के सवाल यूजिंग प्रॉपर्टीज आपसे पूछे गए। इसके अलावा रिडक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला मालूम है थोड़ा सा टफ होता है कई बार, ठीक है, बट उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए थे। लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट ऑफ अ सम वाला जो कंसेप्ट होता है कि हमें समेशन ओवर 1/n f ऑफ r/n इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है इन ऑर्डर टू राइट इट एज fx dx, है ना। तो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर मैं बात करूं तो आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक वाली जो प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उससे भी रिलेटेड आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, और न्यूटन लेबनीज से रिलेटेड, रिडक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो बहुत सारे सवाल आपके सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज बेसिस पे हैं, और न्यूटन लेबनीज तो लगभग सबको आता ही आता है। एडवांस वाले मेथड की बात नहीं कर रहा, एडवांस वाले फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, जो जनरल आपका न्यूटन लेबनीज का बेसिक स्टेप है बस उतना केवल आपको आना चाहिए था। बहुत आसान से सवाल न्यूटन लेबनीज के यूज वाले दिए गए थे। न्यूटन और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम एक फंक्शनल इक्वेशन वाला भी पार्ट पढ़ते हैं। जैसे आपको दिया गया होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 to x ft dt, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि यही है, बट कुछ इस तरीके के सवाल आपको दिए रहते हैं कई बार, है ना। तो इस तरीके का भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको मैंने इसके अंदर फंक्शनल इक्वेशन नाम से कैटेगराइज किया है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर में एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड आपके सवाल थे और बहुत आसान सवाल थे। एक एरिया अंडर कर्व का सवाल जो था वो लूप्स को, मतलब एक ही कर्व था और उसके दो अलग अलग पोर्शन, जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ कि ऐसा कुछ मान लो कर्व बन रहा है, तो यहाँ पे कुछ एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो एरिया कैलकुलेट करना है इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया बाउंडेड बाय दिस लूप। तो एक ही कर्व है, उसकी दो अलग अलग ब्रांचेस हैं और उनके बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसा एक क्वेश्चन था और बाकी सिंपल से एरिया अंडर कर्व के आपके आसान सवाल पूछे गए थे। एरिया अंडर कर्व के बाद नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पूछा गया है। सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड बहुत सारे सवाल थे कि सपोज y स्क्वायर को हमने t मान लिया, तो अब
y स्क्वायर को तो t लिखोगे ही, साथ में 2y dy भी जहां पे दिखे उसको dt लिख दो, है ना। तो इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे सवाल थे। तो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे गए। इसके अलावा वेरिएबल सेपरेबल पे भी रिलेटेड आपको सवाल था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके बहुत सारे सवाल थे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है। और हाँ, 2 क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से, हाँ जी बिल्कुल 2 क्वेश्चन आपके फॉर्मेशन वाले भी थे। मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी, ठीक है। आपको सोल्यूशन दिया गया है, कर्व दिया गया है और वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करके दिखानी थी, ठीक है। उसका ऑर्डर, डिग्री, इनके बारे में पूछा गया था। तो वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था। और इसके अलावा देखें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी आपकी पूछी गई थी। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आप सभी को पता है, कई बार पॉपुलेशन से रिलेटेड, किसी केमिकल मतलब किसी केमिकल सब्सटेंस के मॉइस्चर लूज करना या फिर कुछ इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पहले उस लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है और फिर आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछी गई हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो हमारे पास फॉर्मेशन से रिलेटेड सवाल आ गए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपसे पूछ लिया गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल भी एक बार जिक्र आ गया उसका भी, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी, जी हाँ। तो ये आपके सब टॉपिक्स थे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो अगर देखा जाए तो लगभग सारे ही सब टॉपिक्स इसने टच कर ही दिए हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वाले को बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार कई लोगों को एग्जैक्ट वाले में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। तो मतलब ये ओवरऑल था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी जो थे उनमें से भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म हो रही थी और उसी को आपको सोल्यूशन लिखना पड़ रहा था। तो ये आपका इंटीग्रल कैलकुलस का हमारा जो एनालिसिस था उसके सब टॉपिक्स ये हमारे यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर दिए हैं। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस के बाद अपन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन पे। तो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में हम कहें तो हमारे पास कुछ बाउंडेडनेस से रिलेटेड सवाल थे, है ना। इसके अलावा जो मेनली थे a sin x + b cos x = c, इस तरीके के सोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी से भी रिलेटेड दिया गया था और एक आपका ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन था। ग्राफ बेस्ड दैट मींस कि अगर आपको कह दिया जाए कि sin x = भाई कुछ 4x + 1 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, है ना। तो ऑब्वियसली इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं कर सकते आप, और आपको ग्राफ ही बनाना होगा और देखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल पा रहे हैं। तो ये आपका था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड पोर्शन, ठीक है। इसमें इनइक्वालिटीज मैंने इसी में इंक्लूड करी हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो हाइट एंड डिस्टेंस का पोर्शन था, हाइट एंड डिस्टेंस से आपके पास जो सवाल पूछे गए थे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका रेशियोज एंड आइडेंटिटीज वाले पोर्शन से था और दैट वाज रिलेटेड टू रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। वो आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जैसे आपके 10th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस थे, फिर से एकदम इजी से, कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। 10th वाले बच्चों से भी कहोगे तो वो भी कर देंगे, ऐसे ही सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस थे। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद आपके पास सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की बात करूं मैं तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपके पास ज्योमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया था, सर्कम रेडियस इन रेडियस के फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, और प्रोजेक्शन फॉर्मूले या फिर कह लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑन एन अदर। मतलब कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल दिया गया है तो ये जो साइड है इसका प्रोजेक्शन इस पे कितना आएगा, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। थोड़ा सा वेक्टर टाइप का उसको लुक देने की कोशिश की गई थी, बट इट वाज एज इजी एज दिस, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का एनालिसिस रहा। ट्रिग्नोमेट्री के एनालिसिस के बाद नेक्स्ट अपन आते हैं वेक्टर्स पे। तो वेक्टर्स में आपके पास देखिए, वेक्टर्स में आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहां से हैं, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट करना है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इसको यूज करना है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, और वेक्टर इक्वेशन। कई बार जैसे ये वाली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये काफी पूछे गए, r क्रॉस a = b क्रॉस r, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबको एक साइड कर लिया, r क्रॉस a प्लस r क्रॉस b = 0, ठीक है। तो r क्रॉस
यहां से क्या लिख दिया आपने, इसको लिख दिया आपने r क्रॉस a प्लस b इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि r और a प्लस b दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। अब उसको आपको यूज करना है ना। r क्रॉस a प्लस b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स r एंड वेक्टर a प्लस b, these two are parallel। अब इन दोनों को आपको कंबाइंड फॉर्म में यूज करना है और इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिया गया था। टिपिकल वेक्टर इक्वेशंस नहीं दिए गए थे, जैसा कि हम एडवांस के सवालों में कई बार देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ता है। तो वैसे सवाल नहीं थे, इसी तरीके के आसान से सवाल आपको पूछे गए थे वेक्टर इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कोप्लेनर वेक्टर्स, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना था। और रोटेशन, एक वेक्टर था उसको हमने रोटेट कर दिया 45 डिग्री से, तो जो नई पोजीशन है उसमें वेक्टर क्या होगा, है ना। तो वो सवाल पूछे गए थे। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का आपको यूज पूछा गया था। तो ये आपका वेक्टर का पोर्शन था, जो आपके पास पता चल रहा है, आपको दिख भी रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस में यूज किए गए हैं, कौन कौन से कंसेप्ट्स यूज किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, आप 3D ज्योमेट्री के अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको बहुत सारा दिखेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो उसमें क्या है, अलग अलग फॉर्म्स जो होते हैं प्लेन्स की इक्वेशन से रिलेटेड, उसके बारे में आपसे पूछा गया। कई बार इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, कई बार आपसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए हैं। नॉर्मल वेक्टर और किसी पॉइंट से पास कर रहा है अगर प्लेन, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपके पास सवाल पूछे गए थे। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो बेसिक होता है, बिल्कुल जहां से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस हम प्लेन की डिराइव करते हैं, वो वाले कंसेप्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर। फैमिली ऑफ प्लेन्स आपको दिख रही है, फैमिली ऑफ प्लेन्स से भी रिलेटेड आपको सवाल पूछा गया है। फैमिली ऑफ प्लेन्स के अलावा मिरर इमेज ऑफ पॉइंट इन लाइन, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट इन प्लेन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट टू लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट टू प्लेन, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 2 प्लेन्स गिवन है और उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको पूछा गया है। और 4 पॉइंट्स दिए गए, कोप्लेनर है या नहीं है, कब होंगे, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, इसके बारे में पूछा गया है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइंस, इसके बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, और अगर देखें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स, इसके डिस्कशन किया गया है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग अ लाइन। ठीक है, तो ये जो आपके सब टॉपिक्स हैं, ये सारे यहाँ पे कैटेगराइज किए गए हैं आपके पास। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, काफी सारे क्वेश्चन, मिरर इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इन लाइन, इन प्लेन, इसके बारे में भी आपसे डिस्कशन किया गया है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स का मैंने जिक्र कर ही दिया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के बारे में, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स जो इंटरसेक्ट करते हैं, किस लाइन के लॉन्ग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आपको सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें से भी जो क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए थे, अगर मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके 29 क्वेश्चंस जहां तक मुझे याद है, तो इन 29 क्वेश्चंस से अगर मैं कहूं तो आपके 4 to 5 क्वेश्चंस अगर हटा दिए जाए, तो बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की एनालिसिस रही। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वेक्टर हमने कंप्लीट ऑलरेडी कर ही लिया है, तो आगे बढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन के साथ। और स्ट्रेट लाइन में आप देखें, स्ट्रेट लाइंस में आपके पास एंगल बिटवीन 2 लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, उससे रिलेटेड आपका सवाल पूछा गया था। सेंट्रॉयड पे सवाल पूछा गया, लोकस पे पूछा गया, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, वो जो ये फॉर्मूला होता है ना, H, G और O वाला, 2s21 वाला, इसके बारे में भी। ये ऑर्थो सेंटर, ये सेंट्रॉयड, और ये आपका सर्कम सेंटर। तो दिस सेंट्रॉयड डिवाइड्स HO इन 2s21, तो उससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आगे देखिए आप, इमेज ऑफ पॉइंट इन लाइन, ये भी पूछा गया। होमोजेनाइजेशन से रिलेटेड आपको सवाल पूछा गया था। ठीक है, किसी एक कर्व का किसी लाइन में इमेज निकालना है, तो वो एक तरीके से लोकस का ही एक एक्सटेंडेड पोर्शन है, तो मिरर इमेज ऑफ अ कर्व इन अ लाइन, इसके बारे में भी पूछा गया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सर्कम सेंटर से रिलेटेड सवाल था आपका, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और सर्कम सेंटर्स को यूज करते हुए। ठीक है,
और 2 स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्ट्रेट लाइन में ये सारे सब टॉपिक्स थे। स्ट्रेट लाइन के बाद नेक्स्ट आते हैं अपन सर्कल पे। सर्कल में देखिए आपके पास क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सर्कल में आपके पास कॉर्ड से रिलेटेड सवाल पूछा गया है कि एक डायमीटर एक सर्कल का दूसरे सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, ठीक है। तो उस तरीके का सवाल पूछा गया है आपसे। फिर आपसे कहा जा रहा है कि नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट सर्कल के लिए खींची जाती हैं उनके बीच का एंगल कितना है, इनसे रिलेटेड पूछा गया है आपको सवाल। 2 अलग अलग सर्कल्स हैं, उनके बीच कितनी टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगी, दैट इज पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स मतलब इस तरीके से हैं या फिर इस तरीके से हैं, इनके बेसिस पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स यहाँ पे आपकी डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स से भी रिलेटेड आपको सवाल पूछा गया था। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ओनली, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट अगर देखें तो फैमिली ऑफ सर्कल से भी आपके पास सवाल पूछे गए हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 सर्कल से भी सवाल पूछा गया है। और एक सवाल आपका ऐसा था कि आपको ये जो मैं मतलब आपको दिख रहा होगा रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। तो रेंज ऑफ एक्सप्रेशन का क्या था कि सर्कल पे आपको पैरामीट्रिक पॉइंट मान करके और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा था, ठीक है, आपको ऐसा मतलब दिखने में थोड़ा कम लगेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है, बट ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन बनाना था और उसकी फिर हमें रेंज लिखनी थी। जैसे मान लीजिए इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना कि x² / 9 + y² / 16 = 1, x² / 9 + y² / 16 = 1, मैक्सिमाइज x² + y², ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम क्या कर लें, हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब एक पैरामीट्रिक पॉइंट मान लें। x क्या है, 3 cos थीटा 4 sin थीटा, और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम मैक्सिमाइज कर लें। तो इस तरीके का सवाल आपको पूछा गया था सर्कल के अंदर, ठीक है। तो सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट आपको यूज करना था और देन वी हैड टू मैक्सिमाइज दैट एक्सप्रेशन, ठीक। सर्कल और स्ट्रेट लाइन, इनके दोनों के इंटरसेक्शन पे, दोनों की पोजीशन पे, इससे भी रिलेटेड आपके पास पूछे गए थे सवाल, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल्स, इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन मिल गया है, ठीक है। तो ये सर्कल से रिलेटेड आपके टॉपिक्स थे। नेक्स्ट अपन आते हैं इलिप्स पे। तो इलिप्स पे आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, एक आपका कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड है सवाल और दूसरा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स एंड सर्कल। इन दोनों चीज़ों से, कॉन्सेप्ट से आपसे सवाल पूछे गए थे, इन दोनों टाइप के। हाइपरबोला पे आते हैं नेक्स्ट। हाँ, हाइपरबोला से जो 3 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन आपका इसेंट्रिसिटी से था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जो पैरामीट्रिक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं उससे रिलेटेड था, और टेंजेंट टू हाइपरबोला, इससे रिलेटेड आपके पास 3 क्वेश्चंस आपको हाइपरबोला में मिले थे। तो ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एनालिसिस रही। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, एक बार मिसलिनियस वाला मिसलिनियस वाला स्टार्ट करने के पहले अलजेब्रा का पोर्शन कंप्लीट करते हैं और फिर मिसलिनियस पे जाते हैं। स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल से, और फंडामेंटल्स में आपको कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपका था कुछ इस तरीके का, अब कुछ लोग इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन ना कहने लग जाए, तो p + q = 4, p⁴ + q⁴ = 272, है ना। तो मतलब अब इसमें आपको कोरिलेट करने के लिए क्या जरूरत थी आपको, तो आपको बस इतना चाहिए था कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, बस उतना। उसको यूज करके आप इस क्वेश्चंस में जो भी रिक्वायरमेंट थे उसको फुलफिल कर सकते थे। तो ये आपका क्वेश्चन फंडामेंटल्स में जो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है उससे रिलेटेड यही सवाल था। मॉडुलस इक्वेशन था, लॉग से रिलेटेड आपका इक्वेशन दिया गया था। इसके अलावा रिपीटिशन का मतलब क्या है, आपके पास जो इस तरीके के सवाल आते हैं ना, 4 + 1/4 + 1/4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, है ना। तो उससे रिलेटेड जो आपका होता है कि आपने एक रिपीटिशन यूनिट को x मान लिया और उसको सॉल्व कर दिया। तो इससे रिलेटेड आपके पास 2 सवाल पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो फंडामेंटल से मॉडुलस, लॉग इक्वेशंस और उसके अलावा रिपीटिशन, और एक आपका सिंपल a + b के होल स्क्वायर के यूज से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। फंडामेंटल्स के बाद नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम देखें तो जैसे जेईई एडवांस के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलते थे, ठीक है। हाँ, तो ये रिडक्शन ऑफ हायर पावर ऑफ रूट्स इनटू लोअर,
ठीक है, तो ये वही है जिसमें आपका कुछ इस तरीके का होता था ना कि ए एन को अगर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए अल्फा रेस टू पावर एन प्लस बीटा रेस टू पावर एन, देन फाइंड A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई सम A9। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ये सबसे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस तो वहीं से कोरिलेटेड है, हायर पावर्स को लोअर पावर्स में मतलब कन्वर्ट करना। ठीक, हायर पावर्स को लोअर पावर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप कई बार यूज करते हो कि सपोज अगर हमसे कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 7 जहां कहीं भी दिखेगा आप 2 अल्फा लिख सकते हो। भाई अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो ये जो हायर पावर थी आपकी सेकेंड डिग्री वो लोअर पावर में रिड्यूस हो गई। तो इस पे बेस्ड आपको सवाल पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाँ कॉन्जुगेट रूट्स, भाई अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, उससे रिलेटेड बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा गया था। और साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कि मतलब ये गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, थ्रू आउट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, वही कंडीशन लगानी थी आपको। ठीक है, तो ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक है। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह से देखिएगा सवाल नहीं आया है, हो सकता है आगे के एग्जाम्स में वो भी पार्ट ऐसा है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं सवाल वहां से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद नेक्स्ट आते हैं सीक्वेंस सीरीज पे। और सीक्वेंस सीरीज में अगर आप देखें तो आपके पास समेशन मतलब nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है और उसको फिर आपको समेशन करना है। जीपी से रिलेटेड बड़े आसान आसान सवाल पूछे गए थे, मतलब ये था कि आपको बता दिया गया हो जैसे कि थर्ड टर्म इतना है, फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का सम इतना है, देन फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो मतलब कुछ इस तरीके के सवाल पूछे गए थे, उसी को फर्दर यूज करना है कुछ और कैलकुलेट करने के लिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन जो जीपी से पूछे गए थे। एपी से भी आपका बस nth टर्म से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो निगेटिव होगा, ठीक है, सबसे पहली बार। तो इस तरीके के सवाल आपको आसान आसान से पूछे गए हैं सीक्वेंस सीरीज में, जीपी एपी के साथ जो मैंने कवर किया है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी am ग्रेटर देन gm, इस इनइक्वालिटी पे भी बेस्ड आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंस मेथड, मतलब अगर आपको कई बार वो क्वेश्चंस होते हैं ना जिनको हिट एंड ट्रायल से थोड़ा डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ता है और फिर हमें समेशन अप्लाई करना पड़ता है, तो वैसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड लॉग इक्वेशंस, तो मतलब पहले आपको कह दिया गया कि ये 3 टर्म्स एपी में हैं, अब उसको सॉल्व करने के लिए आप लॉग इक्वेशंस का यूज कीजिए। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का सम, ठीक है, ये भी पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो मतलब एपी जीपी वाले सवाल जो हैं बहुत आसान आसान से पूछे गए हैं, बहुत इजी। हाँ 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो रियली टफ था जो कि आपका थोड़ा लॉग सीरीज को भी यूज कर रहा था, एक्सपोनेंशियल सीरीज को भी यूज कर रहा था, तो उसको छोड़ करके बाकी अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस काफी इजी ही पूछे गए थे सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक से। सीक्वेंस सीरीज के बाद नेक्स्ट आता है आपका बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अगर मैं देखूं तो जो आपके पास सवाल पूछे गए हैं ज्यादातर आपका जो क्या क्या था, जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस, समेशन ओवर -1 रेज़ टू पावर r इनटू NCR, इस तरीके का जो समेशन करना पड़ता है आपको, ठीक है, उस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल थे आपके पास। r इनटू NCR, इसका आपको समेशन करना पड़ता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिर आपका ये वाले क्वेश्चंस 2C0 प्लस 2C1 अप टू 2C0 प्लस 3, मैं इसको लिख देता हूँ फिर से, सपोज 47C2 46C2 अप टू 4C2 इसका सम, ठीक है, इस तरीके के आपको सवाल पूछे गए थे। और जनरल टर्म nth टर्म कौन सी होगी उसके बारे में, कि हमें कोफिशिएंट निकालना है x³ का, सपोज कोफिशिएंट निकालना है एक एक्सपेंशन में, तो उसकी कैलकुलेशन, इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ इंडिसेस, nth टर्म, इनसे रिलेटेड आपके पास सवाल थे। रिमाइंडर पे बेस्ड सवाल पूछे गए थे, रिमाइंडर जो बाइनोमियल से रिलेटेड रहते हैं अपने पास सवाल, कि सपोज 15 रेज़ टू पावर 18 को अगर हमने 16 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचेगा, इस तरीके के सवाल आपको पूछे गए थे। ठीक है, हाँ
इसके अलावा आपके पास एक और दिख रहा होगा आपको सब टॉपिक नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स से रिलेटेड आपने भी बहुत सारे सवाल देखे भी होंगे कि इस एक्सपेंशन में फाइंड आउट करो कि कितने इर्रेशनल टर्म्स क्रिएट होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो मल्टीनोमियल समेशन का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। इसका मतलब क्या है, कुछ इस तरीके के सवाल जो होते हैं कि 1 + x स्क्वायर इज रेज टू पावर n इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x स्क्वायर, है ना, अप टू a2n x रेज टू पावर 2n। ठीक है, अब इस तरीके के जो सवाल होते हैं, अब इसमें कह दिया गया कि अगर भाई मल्टीनोमियल एक्सपेंशन ही है, अब इसमें कह दिया गया मान लो थोड़ी देर के लिए कि a0 + a2 अप टू a2n निकालना है, एक एक के गैप पे a0 + a2 + a4 अप टू a2n निकालना है। तो x की जगह हमने एक बार 1 रख दिया, -1 रख दिया, सम ले लिया, डिफरेंस ले लिया। आपको पता होगा शायद कि किस तरीके से करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैंने मल्टीनोमियल समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सब टॉपिक का नाम मैंने यही दे दिया है इसको, मल्टीनोमियल समेशन, जिसमें आपको x की वैल्यूज पुट करके और उसके अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करना था कि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है। तो ये रहा आपका बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के बाद आते हैं अपन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कहें तो काउंटिंग प्रिंसिपल से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा काउंट करना पड़ता है कि कितने ऐसे केसेस बनेंगे, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं थे। हाँ, कुछ जगहों पे ये वाला भी सवाल पूछा गया, XYZ = 24 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कहीं पे ये भी पूछा गया आपके पास नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इनसे भी रिलेटेड आपके पास सवाल पूछे जा रहे थे। तो ये सब थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड थे, बाकी क्वेश्चंस आपके काउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड ही थे, बहुत सारे सवालों की बात करें तो। ठीक है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनसे रिलेटेड आपके पास सवाल था। ठीक है, केसेस काउंट करिए, काउंटिंग करने के बाद फिर अलग अलग केसेस को आप समराइज करके क्लब कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग थ्योरी, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है कि जैसे आपको कह दिया गया कि मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं इंटीरियर में, और इन दोनों को मिला करके कितने हमारे पास ट्रायंगल्स बन जाएंगे, कितने क्वाड्रिलेटरल्स बन जाएंगे, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन की डिस्कशन कर रहे थे, और मैक्सिमम आप देखें तो आपको केसेस बनाने थे, डिविजिबिलिटी वगैरह से भी रिलेटेड था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से भी रिलेटेड एक अच्छा सवाल पूछा गया था। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें फॉर्मूलों से ज़्यादा आपको ये सोचना है कि मल्टीप्लिकेशन रूल तो हमें आता है, अब जो हमें सवाल दिया गया है उसकी रिक्वायरमेंट्स हम कैसे फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट आप प्रोबेबिलिटी के अंदर देखो तो प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से कई सारे सवाल पूछे गए हैं, है ना। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज या फिर कई लोग उसको बर्नौलीज प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो उससे आपके पास कई सारे सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, वेन डायग्राम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में वेन डायग्राम और डिपेंडेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में पूछा गया। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड बहुत सारे सवाल थे कि आप परमुटेशन जैसे एक्सपेक्ट भी करना चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप निकालिए कि कितने केसेस हमारे लिए फेवरेबल होंगे आउट ऑफ ऑल केसेस। ठीक है, और देन यू हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। फिर आपके पास बेस थ्योरम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, कंपाउंड इवेंट या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड भी आपके पास सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके के सवाल जो दिए गए थे आपके पास कि अल्फा, मान लीजिए कि 3 इवेंट्स हैं अलग अलग, एक की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, एक की बीटा, एक गामा है, तीनों इंडिपेंडेंट हैं, कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और फिर उनके बीच का रिलेशन दे दिया गया कि सपोज अल्फा इंटू बीटा -1 प्लस गामा इंटू समथिंग इज इक्वल टू इतना, है ना। तो उससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए थे, मतलब आपने ऐसा सवाल शायद देखा होगा एडवांस के अंदर, इस तरीके के सवाल आपको पूछे गए हैं 3-4 साल पहले में, है ना। तो ऐसे सवाल भी आपको पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको मैंने वेन डायग्राम से नाम केवल दे दिया है, डिपेंडेंट इवेंट से, इंडिपेंडेंट इवेंट से। तो ये भी आपका क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, टफ क्वेश्चंस थे, थोड़े अनयूजुअल थे, जे मेंस के हिसाब से उतने नहीं देखे जाते, बट हाँ एडवांस में ऐसा सवाल आ चुका है पहले भी।
प्रोबेबिलिटी में आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिस पे काउंटिंग प्रिंसिपल से पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब आप निकालिए कि कितने फेवरेबल केसेस हैं, बेस थ्योरम, वेन डायग्राम, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन थे। बर्नौलीज जो बर्नौलीज ट्रायल्स होते हैं या फिर बर्नौलीज प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं, इनसे भी रिलेटेड आपके पास अच्छे क्वेश्चंस, मतलब आसान ही थे, लेकिन हाँ 2-3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपके पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी के बाद नेक्स्ट आते हैं अपन मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे। तो मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में अगर आप देखेंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमेशा की तरह फिर से कि 3 इक्वेशंस आपके कंसिस्टेंट कब होंगे, कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं, ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस विल बी हैविंग कंसिस्टेंसी, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं इसको मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कैटेगराइज किया है। काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे कि उससे पूछे भी गए हैं। मैट्रिक्स की इक्वेशंस जैसी होती है ना, ये वाली कि एक PA/PT इज इक्वल टू समथिंग, है ना, तो फिर हमें प्री मल्टीप्लीकेशन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करके A तक पहुंचना होता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा आपके पास अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अलावा एक ये जो क्वेश्चन होता है कि सपोज ए आपका कुछ इस तरीके का है 1101 और आपको a रेज टू पावर n पे कमेंट करना है, ठीक है, a रेज टू पावर 50 कैसा होगा इस पे कमेंट करना है, तो वो भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही है। तो इस तरीके के सवालों को भी मैंने मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही कैटेगराइज किया है। डिटर्मिनेंट्स का सिंप्लीफिकेशन, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, और अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड सवाल थोड़े कम पूछे गए थे। एडजॉइंट था, एक जगह पे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ KA, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ KA, इसका फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और एडिशन और डिफरेंस ऑफ मैट्राइसेस, तो दैट इज क्वाइट इजी वन। मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस, सम, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगेन हमेशा की तरह जैसा जेईई मेंस में, एडवांस में हर जगह ये इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही इस बार भी आप देख सकते हो बहुत सारे सवाल यहाँ से आए भी हुए हैं आपके। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिस पे जो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हम एडवांस वगैरह में कई बार देखते थे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड, वही सवाल यहाँ पे भी पूछे गए हैं। मतलब आपसे कह दिया गया 3 1 है, 3 0 है, 3 -1 है, इनको इस तरीके से 3x3 की मैट्रिक्स में सेट करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम इतना हो, ठीक है, तो कितने ऐसी मैट्राइसेस बनेंगी, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस वाला जो मैंने जिक्र किया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज अल्जेब्रिक फॉर्म, इससे रिलेटेड आपको आसान से सवाल पूछे गए थे। यूलर फॉर्म या फिर कई लोग आयलर फॉर्म कहते हैं, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा वाला, उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से रिलेटेड। वेक्टर मतलब कॉम्प्लेक्स का जो वेक्टर का इक्विवेलेंट होता है जिसमें रोटेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर था उसको हमने रोटेट कर दिया, ठीक है, तो रोटेशन वाला पार्ट जहां से हम कुछ एक्सप्रेशंस डिराइव करते हैं उससे भी सवाल आपके पूछे गए थे। कॉम्प्लेक्स का रोटेशन वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, रोटेशन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी वीडियो के बताया था कि जैसे आपने स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को आपने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में z और z बार के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, सर्कल की इक्वेशन है उसको z और z बार के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे गए थे जहां पे आप अगर z को x प्लस आयोटा y लिख दें तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। बस आपको वहां पे इंपॉर्टेंट ये था ना कि कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेट में कैसे बदलते हैं, कोऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलते हैं, बस इतना ही आना चाहिए था उतना पोर्शन सॉल्व होने के लिए, ठीक है। तो और इसमें अब अगर और भी देखें आपके पास मॉडुलस आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर हम
3 पॉइंट्स ले लें और उससे ट्रायंगल बनाए तो उसका एरिया कितना होगा, इससे रिलेटेड आपके सवाल, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। और इसके साथ में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आपका इस तरीके का कुछ कि सपोज f ऑफ x क्यूब इज डिफाइंड एज x fx प्लस x स्क्वायर fx स्क्वायर, कुछ इस तरीके का हो। मतलब ये मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा, कह रहा हूं मैं कि मतलब कुछ इस तरीके की चीजें वहां पे आपको दिखने को मिल रही हैं जहां पे x की जगह ओमेगा वगैरह रख करके कुछ काम चलाया जा सके। या फिर मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, शायद यहाँ पे x रखना है, यहाँ पे क्यूब और इधर कुछ 6 रख दिया। मतलब इस तरीके का अगर आप देखें तो ऐसे सवाल आपसे पूछे गए थे कि अगर x की जगह ओमेगा वगैरह रख दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, फिर रिमाइंडर वगैरह वहां से रिमाइंडर थ्योरम यूज करना था आपको। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ये मतलब था। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलावा अब तो हमारे पास मेरे ख्याल से अलजेब्रा में हमने सारे ही चैप्टर्स टच कर दिए हैं। अलजेब्रा में हमारे पास और तो कुछ बचा नहीं है। तो नेक्स्ट अपन आते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स पे। और मिसलेनियस टॉपिक्स में देखिए आप सेट्स एंड रिलेशंस, है ना। तो सेट्स रिलेशंस फंक्शन में आपके पास टाइप ऑफ रिलेशन से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा सिल्गोइज्म्स का मतलब क्या होता है, वो वाला जैसे आपने लॉजिकल रीजनिंग में पहले पढ़ा होगा कि सम मदर्स आर सिस्टर्स, ठीक है, ऑल ऑफ सिस्टर्स आर वीमेन। तो उसको मतलब हम एक वेन डायग्राम के थ्रू कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ दोज सिस्टर्स आर डॉक्टर्स। तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा सही वेन डायग्राम डिपिक्शन है, ठीक है। तो ये आपका सिल्गोइज्म्स का मतलब है। और इसके अलावा आपके पास आता है इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड, जो एनसीईआरटी में आपको भी मिला होगा, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम आए तो स्टैटिस्टिक्स में आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, इससे रिलेटेड आपको सवाल मिल जाएंगे। वेरिएंस है, मीन है ना। तो इससे रिलेटेड आपके सवाल पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वही एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, समेशन ओवर xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर इसका दूसरा जो फॉर्म होता है जिसमें हम ऐसे लिख देते हैं समेशन ओवर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n, ठीक। तो इन्हीं से रिलेटेड आपको स्टैटिस्टिक्स से सवाल ज्यादातर मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपके पास है मैथमेटिकल रीजनिंग। और मैथमेटिकल रीजनिंग में आपके पास टोटोलॉजी बहुत सारा भरा हुआ है। टोटोलॉजी मतलब चेक करो कि टोटोलॉजी है या नहीं है, है ना। या फिर आप इसको देखो कि अगर ये टोटोलॉजी है तो जो स्टेटमेंट है उसमें ट्रुथ वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा। तो मतलब इस तरीके की चीजें पूछी गई हैं। कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट किसी का लिखना है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कौन सा होगा, निगेशन पूछा गया है। तो टोटोलॉजी के अलावा निगेशन, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है, और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपकी पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस रहा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा ब्रीफ एनालिसिस कर रहे हैं तो हम सारे क्वेश्चंस को जितना मतलब कैटेगराइज कर सकते थे, थोड़ा डिफरेंट से भी क्वेश्चंस हैं उनको किसी नाम के थ्रू हमने कैटेगराइज किया है। और आप इसको चाहें तो एक बार को आप सारे चीज़ें आपके पास, वैसे भी पेपर्स तो सभी के पास अब तक अवेलेबल हो ही गए होंगे जो लोग अप्रैल अटेम्प्ट को सीरियसली ट्राई करने वाले हैं। तो ये मैंने उसके लिए सारे क्वेश्चंस और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको वेटेज अभी तक मिला है उसके बारे में हमने इसको एनालाइज करके बता दिया है। अगर आप देखें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनको अभी तक पूछा नहीं गया है, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी चांसेस हैं कि अगले एग्जाम्स में जो आप थ्रू आउट ईयर पढ़ते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट्स हो सकता है इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन हो सकता है इंपॉर्टेंट, पूछा नहीं गया अभी तक बट पूछा जा सकता है। रिमाइंडर थ्योरम पूछा जा सकता है। nth रूट ऑफ यूनिटी, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इनका भी कहीं कहीं पे यूज़ हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए जो पुरानी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको तो आप समझने की कोशिश करिएगा ही, उनको तो ध्यान में रखना ही है। लेकिन हाँ, जो अभी तक के आपके पास सवाल आए हैं इन पे आपको हाई वेटेज देना होगा। तो ये एनालिसिस आई होप कि आपके लिए अगले अटेम्प्ट्स के लिए हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू ऑल।